जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का अपने YouTube चैनल EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। कैसे हो मेरे दोस्त? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे। सुपर बेसिक बैच 1.0 का ये क्लास 5th है। इस क्लास में मैं आप सभी लोगों के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर बात करूंगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को कुछ ना कुछ इस क्लास से मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो प्लीज इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को इस क्लास में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को किस तरह से आप रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको कैसे आप पहचानेंगे और किस तरह से आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों का समझ होना चाहिए। इन सभी चीजों को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आपको पता है ये जो सुपर बेसिक बैच 1.0 है वो 3 सेगमेंट को फॉलो करते हुए चल रही है। पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स के ऊपर डिस्कस करूंगा, कुछ बेसिक्स पढ़ाऊंगा। उसके बाद में आप लोगों को राइटिंग स्किल के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपने राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना है, किस तरह से आपको कोई भी वर्ड्स को लिखना है। इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। और थर्ड होगा, जो थर्ड सेगमेंट होगा, मैं उस पर बात करूंगा कि कैसे हम लोग स्पीकिंग करें, किस तरह से हम लोग बोलना स्टार्ट करें, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो इन सभी चीजों, इन तीनों सेगमेंट्स को दिमाग में रख करके मैं इस क्लास को लूंगा और प्रत्येक क्लास ये 3 सेगमेंट्स को फॉलो करते हुए रन करती है। आप देखिएगा ये क्लास 5th है। इससे पहले मैं क्लास 1, क्लास 1st, 2nd एंड 3rd, 4th ये आपके YouTube चैनल EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट पे अपलोड हो चुका है। तो प्लीज आप लोग वो देख लीजिए, इन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और कोई यदि कोई मान लीजिए मेरे दोस्त आपका छोटा भाई है और अगर वो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, यदि कोई आपकी बहन है या आपका कोई दोस्त है, यदि वो इंग्लिश पढ़ना चाहता है और इंग्लिश उसे बहुत टफ लगता है और इंग्लिश वो सोचता है कि किस तरह से पढ़े कि मुझे इंग्लिश आ जाए, किस तरह से पढ़े कि मैं इंग्लिश को लिख ले जाऊं, किस तरह से पढ़े कि इंग्लिश को बोल सकूं, तो ये सुपर बेसिक बैच 1.0 उन बच्चों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही बेनिफिशियल है। विश्वास मानिए, आप लोगों को निराशा नहीं मिलेगी। आप लोग अच्छे से सीख जाओगे और हर चीज आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास 5th को। इससे पहले मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करता हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों को पता है EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट एक ग्रोइंग चैनल है। आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप YouTube पे इस चैनल पे नए हैं, हमारे YouTube चैनल पे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि आपको याद रखना, इस चैनल पे आप लोगों को इंफॉर्मेटिव चीजें जरूर मिलेंगी। आप देखिएगा बहुत कुछ आप इस चैनल से सीखेंगे। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिएगा और इसे शेयर करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास 5th को कंटिन्यू करते हैं। आपको पता होगा क्लास 4th में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था सर? अब यही है, अगर आप क्लास 4th पढ़े होंगे तो आपको मेरे भाई, मेरे दोस्त, आइडिया हो गया होगा कि क्लास 4th में मैंने आप लोगों के साथ में क्या डिस्कस किया था। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं क्लास 4th में वाउल्स के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। किसके बारे में सर? वाउल्स के बारे में मेरे भाई। वाउल्स, इसको वोवेल लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो ओवेल ना है, यानी ओवेल नहीं है। इसको आप लोगों को वाउल्स पढ़ना है और वाउल्स का मतलब होता है स्वर। अगर आप वाउल्स के बारे में जानना चाहते हैं मेरे भाई आसान से आसान भाषा में, तो प्लीज क्लास 4th को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वहां पे इसको डिटेल में बताया हूं, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से बताया हूं। और मैंने ये भी वहां पे डिस्कस किया था कि ये और एन का प्रयोग कब और कहां करना चाहिए, ये और एन क्यों बनाया गया है। ये भाई दोनों का मतलब एक होता है, ये मीन्स भी एक होता है, ये मीन्स भी एक होता है और एड मीन्स भी एक होता है। तो दो बनाने का क्या लॉजिक है, क्या इसके पीछे का कंसेप्ट है, इन सभी चीजों के ऊपर मैंने क्लास 4th में बात किया है। तो अगर आप अगर वाउल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो क्लास 4th आप विजिट करिए, आप इसको देखिए
और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे कि वाउल्स क्या होता है, वाउल्स पढ़ते क्यों है, वाउल्स क्या होता है। इन सभी चीजों के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ में क्लास 4th में बात किया है, यानी वहां पे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, वाउल्स के बारे में, ठीक है। और याद रखना, जब भी मेरे दोस्त मेरा क्लास देखो तो आपके पास में पेपर और पेन होना चाहिए, क्योंकि जितना भी इंफॉर्मेटिव चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं मेरे दोस्त, उसको आप तुरंत नोट डाउन कर लिया करो, उसको तुरंत लिख लिया करो, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप दोबारा से जब आप पढ़ो तो उस चीज को आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लिया करें और पेपर पेन आपके पास में होना चाहिए और अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। मैं आप लोगों को डिटेल पढ़ाऊंगा और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेकर के चलूंगा। पहले मैं आप लोगों का बेसिक कंप्लीट करूंगा, उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को एडवांस लेवल का पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप लोग केवल और केवल हमारा साथ दें और मैं आप लोगों का साथ डेफिनेटली दूंगा और आप लोगों को एक उच्च शिखर तक पहुंचाने का कार्य करूंगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए मेरे दोस्त, इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, और क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्लास 4th में मैंने वाउल्स के बारे में बेसिक में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। आज क्लास 5th में मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉन्सोनेंट्स के बारे में। आप बताइए मेरे दोस्त, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, व्हाट इज कॉन्सोनेंट्स, आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो मेरे दोस्त आप कमेंट करके बताइए क्या होता है कॉन्सोनेंट्स, बताइए कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में मेरे दोस्त बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। इसे हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। अब इसको कैसे डिफाइन करें, इसको किस तरह से डिफाइन करें, तो मैं पहले आप लोगों को इंग्लिश में लिख देता हूं, उसके बाद में फिर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं कि कॉन्सोनेंट्स क्या होता है हिंदी में, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, द लेटर्स, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, द लेटर्स दैट प्रोनाउंस द लेटर दैट प्रोनाउंस with the help of lips, tongue, teeth, were are parts of bodies या parts of body is known as कॉन्सोनेंट्स। क्या समझ पाए मेरे दोस्त? क्या मेरे भाई बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर मेरे भाई वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्त के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ये बहुत इंफॉर्मेटिव होगा मेरे दोस्त, बताइए कमान, आप बताइए क्या होगा कॉन्सोनेंट्स। द लेटर्स दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टंग, टीथ और पार्ट्स ऑफ बॉडी इज नोन एज कॉन्सोनेंट्स। मतलब सर अब इसको हिंदी में समझो मेरे भाई, वह लेटर जिसको बोलने के लिए दांत, ओंठ, जीभ या शरीर का कोई अलग ऑर्गन, मतलब कंठ के साथ साथ में कोई अलग ऑर्गन की आवश्यकता पड़े, कोई अलग अंग की आवश्यकता पड़े, तो उसे ही क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, आप बोलोगे कॉन्सोनेंट्स। समझ में आया बात? यानी ऐसा शब्द जिसको बोलने के लिए जीभ, दांत और ओठ, गाल या कोई अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे उस लेटर्स को क्या बोला जाता है, कॉन्सोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बात करूं मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे कहूं कि एग्जाम्पल क्या, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं बी, कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बी क्या कॉन्सोनेंट्स है, तो जी हाँ बी बिल्कुल कॉन्सोनेंट्स है। क्यों? क्योंकि बी को बोलने के लिए आपको ओठ की सहायता लेनी पड़ती है। आप ओठ पकड़ करके बी नहीं बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो मेरे दोस्त? नहीं बोल सकते हो। तो बी बोलने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? ओठ की जरूरत पड़ती है। तो बी आपका क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। मैं अगर टी की बात करूं, अगर मैं टी की बात करूं मेरे भाई, आप टी बोलिए, कोई भी कॉन्सोनेंट्स की बात कर लो, कोई भी, अगर आप सी बोलोगे और अगर आप जबान पकड़ करके बोलने का प्रयास करोगे तो सी आप नहीं बढ़िया से बोल पाओगे। यानी टीथ की सहायता वहां पे लगेगा, यानी हवा जो आएगा टकराएगा, वो कहां पे टकराएगा? टीथ पे टकराएगा, तभी आप सी बढ़िया से अच्छे से आप बोल पाओगे।
समझ में आ रहा बात? तो टी हो गया, सी हो गया, टी बोल सकते हो। अब जीभ को पकड़िए और टी बोल करके दिखाइए, सीधा जीभ रखो और टी बोल करके दिखाइए, नहीं बोल पाओगे। समझ में आया बात? इसका क्या मतलब हुआ मेरे भाई? इसको बोलने के लिए जीभ की जरूरत पड़ रही है ना, तो ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। बी बोलने के लिए ओट की जरूरत पड़ रही है ना, इसका क्या मतलब हो गया? ये हो गया कॉन्सोनेंट। समझ पाए या नहीं समझ पाए? मुस्कुराओ मत, इसको बेटा पूरे भारत में फैला दो, इस क्लास को पूरे भारत में फैला दो। और सबसे बताओ कि एक सीरीज चल रहा है सुपर बेसिक बैच 1.0, जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। मैं अगर एफ कहूं, एफ एफ, आप एफ बोल करके बताइए, आप ओट पकड़ करके बताइए, एफ बोल करके नहीं बोल पाओगे, तो ये क्या हो गए मेरे भाई? ये कॉन्सोनेंट्स हो गए। अगर आप जी बोलोगे, जी, तब भी आप अच्छे से नहीं बोल पाओगे, बिना मतलब जीभ दांत इनकी आपको हेल्प लेना पड़ेगा। एच बोलो, एच एच एच। आप देख रहे हो पेट आपका क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है, यानी अंदर के साइड में भाग रहा है। समझ में आ रहा बात? यानी पेट की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये क्या हो गया आपका? ये भी क्या हो गया मेरे भाई? ये भी क्या हो गया? कॉन्सोनेंट्स हो गया। समझ पाए या नहीं समझ पाए? कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं समझ में आया। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, और फिर मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे कंसेप्ट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ठीक है मेरे भाई? आप समझ पा रहे मेरे दोस्त? तो इसको आप लोग एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग इसके बाद में हम लोग अपने अच्छे यानी अच्छे अच्छे कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग बात करते हैं अपने कुछ यूनिक कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है? आपको पता होगा इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश की दुनिया जो है मेरे भाई वो 3 चीजों पे बेस्ड है। वो कौन कौन से हैं सर? तो आपको पता होगा मेरे भाई, आपको पता होगा इंग्लिश जो है मेरे भाई वो 3 चीजों पे बेस्ड है। एक तो है पहला आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका है वर्ब, और उसके बाद में क्या है? अदर वर्ड। समझ पाए मेरे भाई? समझ पाए मेरे दोस्त? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी अदर वर्ड को हो या ऑब्जेक्ट को, एक ही बात है। इनमें क्या डिफरेंस होता है, मैं इन सब चीजों के ऊपर बात करूंगा आप लोगों के साथ में। आप परेशान मत होइए, एक एक करके बात करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं? यही सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है, क्या होना चाहिए जो सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, इन सभी चीजों, इन सभी पॉइंट्स को दिमाग में रख करके आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग पैसेंसफुली बैठ करके ईमानदारी से पढ़िएगा। ठीक है? तो सब्जेक्ट क्या होता है भाई? सब्जेक्ट है क्या चीज? एक्चुअली सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट है क्या चीज, सब्जेक्ट को पहचाने कैसे कि ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश पढ़ते समय या लिखते समय सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो मेरे भाई सब्जेक्ट से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे कि इंग्लिश पढ़ते समय, अब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो आप पहला सब्जेक्ट में एक पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग डालकर सब्जेक्ट में आप पॉइंट लिखेंगे इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है इंग्लिश पढ़ते समय, इंग्लिश पढ़ते समय या लिखते समय सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, सब्जेक्ट से होती है। ठीक है? जो सबसे पहले आता है वो क्या कहलाता है मेरे भाई? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई कर्ता। इसी सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कर्ता बोलते हैं। समझ में आया बात? मैं सब बिल्कुल आपको एग्जाम्पल सही समझाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाऊंगा, और आपको बिल्कुल आसानी से हर चीज समझ में आएगा। ठीक है? अब आप ये चीज, पहला पॉइंट हो गया आपका सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट हेडिंग रहेगा, ये लिखना है आपको। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप वर्ब से पहले। ध्यान रखना, वर्ब से पहले जो कुछ भी आता है, वह सब्जेक्ट होता है। वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है मेरे दोस्त। वह क्या होता है मेरे भाई? सब्जेक्ट होता है। बताओ मेरे बाबू, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बताओ मेरे दोस्त,
वर्ब से पहले जो आएगा वो क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? सब्जेक्ट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। याद रखना, वर्ब से पहले जो भी रहता है उसे क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट बोला जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। अब मैं आप लोगों को डिफिनेशन इसका लिख दे रहा हूं। मैं आप लोगों को पहले इंग्लिश में लिखूंगा, उसके बाद में फिर उसी को हिंदी में आप लोगों को समझाऊंगा। अब एक्चुअली अगर आपसे कोई सब्जेक्ट कहे, पहचान लोगे ना भाई? अगर आपको पहचानना है तो आप ध्यान रखना कि सेंटेंस की शुरुआत जो यानी सेंटेंस के शुरुआत में होता है उसे ये क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट बोला जाता है। वर्ब से पहले जो वर्ड्स आते हैं उसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? अरे थोड़ा जोर से बोलो आप लोग। समझ में आया या नहीं समझ में आया? अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में डिफाइन करना है, व्हाट इज सब्जेक्ट, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अ पर्सन, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बेटा। अ पर्सन और थिंग्स, अ पर्सन और थिंग्स दैट इज बीइंग कंसीडर्ड, मेरे दोस्त, दैट इज बीइंग कंसीडर्ड, कामा सोन लगाइए, सोन, what are talked about is known as subject। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? यानी कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसके बारे में सेंटेंस में, वाक्य में बात की जा रही हो, आई रिपीट, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो जिसके बारे में वाक्य में बात की जा रही हो, उसे क्या बोला जाता है मेरे भाई? सब्जेक्ट बोला जाता है। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सब्जेक्ट कहते हैं। यानी या कोई पर्सन हो या वस्तु हो जो कंसीडर किया जाता हो, जो जिसके बारे में बात किया जाता हो, सो या टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात किया जाता हो, उसे ही क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, वाक्य में जिसके बारे में, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? आप लोग बताइए मेरे दोस्त, कमेंट में बताइएगा कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करना है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? तो इसका आप लोग एक बार के लिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और ये इतना आप लोगों को बेसिक चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट के बारे में बेटा नहीं जानते हो मेरे दोस्त, अगर मेरे भाई नहीं जानते हो, तो इंग्लिश आप लोगों के लिए अधूरा सा दिखेगा, अधूरा सा लगेगा। यानी इंग्लिश के बारे में अच्छे से कंसेप्ट आपका बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो सब्जेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा कि सब्जेक्ट के लिए क्या जरूरी होता है, सब्जेक्ट कौन बन सकता है, हर चीज के बारे में बात करूंगा। बट आपका केवल इतना काम है मेरे दोस्त कि हमें सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सभी जगह सभी लोगों के पास में फैलाओ, इस वीडियो को सभी के पास में शेयर करो। और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए, क्लास पसंद आए, तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। तो चलिए इसका आप एक बार के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग समझते हैं सब्जेक्ट। ये देखिए, आप मैंने हिंदी में भी लिख दिया, आप आसानी से अच्छे से आप समझ सके, मैंने हिंदी में मेरे दोस्त लिख दिया। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह वस्तु हो, उसे ही आप क्या कहते हो? सब्जेक्ट कहते हो, वह सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने बोला, अब मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं वाक्य में जो कार्य करे, जो काम करे, वह सब्जेक्ट होता है। परंतु आप लोगों को इस तरह से नहीं समझना है, आप लोगों को इस तरह से नहीं समझना है। जैसे मैंने कहा, अब कहोगे कि क्यों सर? तो आप देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने बोला मोहन इज अ टीचर। मोहन एक अध्यापक है। तो बताओ मेरे दोस्त, मोहन यहाँ पे कोई काम कर रहा है? कोई काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है। लेकिन बात मोहन के बारे में की जा रही है। समझ में आ रहा बात? किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में। तो यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट है। काम करे नहीं, ऐसा नहीं,
जो सब्जेक्ट होता है, अभी मैं बात करूंगा, सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है, नॉन डूअर भी हो सकता है, सब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, सब चीजें बात करूंगा आप लोगों के साथ में। केवल इतना ध्यान रखो, मोहन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। मैंने कहा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आप समझने का प्रयास करिएगा। तो ये देखिए, वर्ब से पहले है ना मेरे दोस्त, वर्ब से पहले है ना तो सब्जेक्ट है, शुरुआत इसी से हो रही है ना, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरा मैं कह रहा हूं, दूसरा कह रहा हूं, रवि, ध्यान दीजिएगा, रवि गोज टू मुंबई, रवि गोज टू मुंबई, रवि मुंबई जाता है। अब देखो यहाँ पे जाने का काम कर रहा है, यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर है, समझ आ रहा बात, तो ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। वाक्य में सबसे पहले आता है तो क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब से पहले आता है तो क्या है, सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है, कौन जा रहा है, तो कौन जा रहा है, रवि जा रहा है, इसीलिए आप इसको क्या कहोगे, सब्जेक्ट है। बताओ ये चीजें आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ मेरे दोस्त, ये चीजें आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया। मैं अगर बोलूं तीसरा, मैंने बोला रोड, 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 द रोड इज प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड, द रोड इज प्रीपेयर्ड। आप मेरी बात को समझिएगा, द रोड इज प्रीपेयर्ड यानी रोड बन रहा है, यानी रोड क्या है, रोड क्या है मेरे दोस्त, रोड बन रहा है, यानी रोड क्या है, बन रहा है। अब ये पैसिव में है, ये एक्चुअली पैसिव में है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन आता है, रोड आ रहा है, क्या आ रहा है, रोड आ रहा है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ये पैसिव में है लेकिन फिर भी ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। देखो स्टार्टिंग यहीं से हो रही है ना, वर्ब से पहले है ना मेरे दोस्त, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह से आपको समझना है। अब मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, समझ में आया बात। अब चलिए इस सब्जेक्ट के ऊपर और अच्छे अच्छे बातें करते हैं, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि सब्जेक्ट होने के लिए जरूरी क्या होता है, क्या होना चाहिए, किसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, किसके पास में ये अथॉरिटी है कि वो सब्जेक्ट बन सके, वो सब्जेक्ट बनने के योग्य है। इन सभी चीजों के ऊपर बात करूंगा, इसका आप एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट जो है ना भाई, इस संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग। भाई संसार में भाई सब्जेक्ट भी उसी प्रकार से हो सकता है, या तो सब्जेक्ट क्या होगा, लिविंग हो सकता है, क्या हो सकता है, लिविंग हो सकता है, या नॉन लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है। बात को समझिएगा, या तो भाई सब्जेक्ट क्या हो सकता है, लिविंग हो सकता है, लिविंग का मतलब क्या होता है, सजीव, लिविंग मीन्स सजीव, और नॉन लिविंग मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, निर्जीव। नॉन लिविंग मीन्स क्या होता है, निर्जीव, यानी सजीव का मतलब जिसके अंदर जान हो, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, हम लोगों के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चलती है ना, हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं ना, तो ये क्या हुआ मेरे दोस्त। हालांकि रिप्रोडक्शन स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं, फीचर्स नहीं होता है लिविंग का, लेकिन याद रखना कि श्वसन लेना यानी मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन चलना, यानी संवेदनशीलता जिसके अंदर पाई जाती है, उसे क्या बोला जाता है, लिविंग। ये बायो की क्लासेस नहीं है, इंग्लिश की है, बस केवल और केवल आप इतना समझो, जिसके अंदर जान हो उसे सजीव कहेंगे, जिसके अंदर जान ना हो उसे निर्जीव कहेंगे। यानी जिसको चोट लगे वो सजीव, जिसको चोट ना लगे वो निर्जीव। जैसे ये बोर्ड है ना, ये निर्जीव है, और मैं हूं या आप हो, आपको अगर मैं एक स्लेप करूं तो आपको क्या लगेगा, बुरा लगेगा, आपको चोट लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि आप क्या हो, सजीव हो। समझ पाए बात या नहीं समझ पाए। अब देखिए जो लिविंग होगा ना मेरे दोस्त, जो लिविंग होगा वो क्या होगा, जो लिविंग होगा वो डूअर होगा, जो लिविंग होगा वो डूअर होगा, और जो नॉन लिविंग होगा वो नॉन डूअर होगा। जो लिविंग होगा वो डूअर होगा, और जो नॉन लिविंग, जो लिविंग होगा वो डूअर होगा, और जो नॉन लिविंग होगा वो नॉन डूअर होगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा भाई, जो सजीव होगा वही तो काम करेगा। डूअर का मतलब काम करने वाला, डूअर मीन्स काम करने वाला, काम करने वाला। अब मैं अगर आपसे कहूं कि बोर्ड कोई काम करे तो ये करेगा, क्योंकि ये निजी है, काम नहीं कर पाएगा। तो या तो सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, लिविंग हो सकता है, डूअर भी हो सकता है, या तो सब्जेक्ट आपका कैसा हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, नॉन डूअर हो सकता है। नॉन डूअर का मतलब काम ना करने वाला, यानी काम ना करने वाला, जो काम ना करता हो, काम ना करने वाला। बताइए बाबू, ये चीजें आपके समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैंने आप लोगों के साथ में बात किया था, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है,
देख रहे हो ना, देख रहे हो, एक एक पॉइंट को बाबू मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग पैसेंसफुली बैठो, हर चीज, हर कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और हर चीज आप लोगों को बताऊंगा। समझ में आया? अब ये देखिएगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। या तो लिविंग होगा सब्जेक्ट या नॉन लिविंग होगा। सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है, नॉन डूअर भी हो सकता है। अभी आपको मैंने एग्जांपल से बताया है। अब मैं आप लोगों के साथ में ये क्वेश्चंस करता हूं कि सब्जेक्ट होने के लिए जरूरी क्या है। भाई, कौन ऐसा है जो सब्जेक्ट बन सकता है? कौन ऐसा है कि जो सब्जेक्ट बन सकता है? अब मैं इसके ऊपर बात करूंगा, यानी कौन सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के लिए जरूरी क्या है। आप हेडिंग लिख सकते हो, सब्जेक्ट के लिए जरूरी क्या है। सब्जेक्ट के लिए जरूरी क्या है? समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? यानी सब्जेक्ट के लिए जरूरी क्या है, यानी सब्जेक्ट के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है मेरे दोस्त नाउन। किसकी जरूरत है? नाउन। नाउन है जिसके पास में ये अथॉरिटी है, ये राइट्स है, जो कि वो सब्जेक्ट बन सकता है। दूसरा है आपका प्रोनाउन। दूसरा क्या है मेरे दोस्त? प्रोनाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा, हिंदी में इसे बोलते हैं संज्ञा। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम, बात समझ में आया? प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। तीसरा क्या हो सकता है सर? तीसरा हो सकता है एक्स्ट्रा अदर वर्ड, यानी एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड यानी अतिरिक्त शब्द। आप कहोगे कि सर संज्ञा के बारे में तो मैंने सुना है, सर्वनाम के बारे में तो मैंने सुना है, लेकिन ये एक्स्ट्रा वर्ड क्या होता है? एक्स्ट्रा वर्ड कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा है। आपको बताएंगे तो फट से समझ में आ जाएगा। आप एक्स्ट्रा वर्ड क्या है मेरे दोस्त? एक्स्ट्रा वर्ड का मतलब होता है मेरे भाई, एक्स्ट्रा वर्ड का मतलब ये दो प्रकार का होता है जो सब्जेक्ट का रूप ले सकता है। पहला क्या हो सकता है? ये हो सकता है जेरेंड। अब सर ये जेरेंड क्या होता है? बड़ा उपमज वाला काम। तो आप सब चीजों के बारे में, अभी नाउन क्या होता है मैं आप लोगों को रफली बताऊंगा, प्रोनाउन क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक्स्ट्रा वर्ड क्या यानी जेरेंड क्या होता है, और इनफिनिटिव दूसरा क्या आता है मेरे दोस्त? इनफिनिटिव। ठीक है, ये जो है केवल और केवल यही है मेरे दोस्त, यही है जो सब्जेक्ट बन सकते हैं, यानी इनके पास में ये अधिकार है कि वो सब्जेक्ट का रूप ले सकते हैं, और कोई भी शब्द नहीं है जो सब्जेक्ट का रूप ले ले। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक के बारे में आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, बात करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। हालांकि मैं नाउन या प्रोनाउन या जेरेंड और इनफिनिटिव इनके बारे में मैं अच्छे से डिटेल में बात करूंगा, अलग अलग जब इनका टॉपिक आएगा। हालांकि जेरेंड यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा इन लोगों के ऊपर बात करना पड़ेगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका भी आप लोग क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लीजिएगा और भूलिएगा मत, इसको आप लोगों को नोट करना है, आपके अपने नोटबुक में होना चाहिए, तभी आप लोगों का पढ़ने का कोई फायदा है। अदरवाइज मेरे दोस्त हाथ जोड़ता हूं, संसार में कोई नहीं पढ़ा सकता है जब तक कि आप खुद ना पढ़ना चाहें। ठीक है, आपको अपने अंदर इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। आपको भूख लगा है ना, आपको भूख लगा है तो आपको भोजन करना पड़ेगा। मैं आप भाई, आपकी माता जी हैं, आपके पिताजी हैं या भाभी हैं, आपके समक्ष भोजन ले जाकर के आपके समक्ष रख दे, और आप अगर भोजन ना करो तो क्या भूख चला जाएगा? अगर आपके अंदर पढ़ने का भूख है तो मैं आप लोगों के सामने ये चीजें परोस रहा हूं, आपका काम है इसको ग्रहण करना, आपका काम है इसको मतलब है अपने अंदर एक्सेप्ट करना। समझ में आ रहा बात? स्वीकार करना आपका काम है, परिश्रम करना आपका काम है। मैं आपको तरीका बता सकता हूं, लेकिन यह है कि मेहनत तो बेटा आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ हासिल नहीं होता है, बिना मेहनत के कुछ भी आप नहीं पाओगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, इसको आप लोग क्या करोगे मेरे दोस्त? इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्त, हम लोग बात करते हैं नाउन क्या है। एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, इस संसार में, इस पूरे दुनिया में जिसका आप नामकरण कर सकते हो, नोमेनक्लेचर कर सकते हो, जिसका आप नाम रख सकते हो, वो सभी के सभी नाउन है। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में जिसका नामकरण किया जा सकता हो, यानी संसार में उपस्थित जितने भी चीज हैं, संसार में यानी दुनिया में
जी दुनिया में, आप संसार कहो या दुनिया कहो एक ही बात है। दुनिया में जिसका नामकरण किया जा सके, जिसका नामकरण किया जा सके वह नाउन है, समझ में आया बात? वह नाउन है जिसका नाम लेने से, मैं इसी की बात कर रहा हूं, जिसका नामकरण किया जा सके और जिसका नाम लेने से, और जिसका नाम लेने से दिमाग में, बहुत ध्यान से समझिएगा, दिमाग में फोटो बन जाए मेरे दोस्त, दिमाग में इमेज बन जाए। क्या बन जाए? इमेज, फोटो बन जाए, वो क्या होता है? बन जाए, वह नाउन होता है, और वही सब्जेक्ट बन सकता है, और वही सब्जेक्ट बनता है, यानी वही सब्जेक्ट होता है। वही क्या होता है? वही सब्जेक्ट होता है। बताइए मेरे बाबू, आप ये चीजें समझ पाए कि नहीं समझ पाए? दुनिया में जिसका नामकरण किया जा सके, कितना आराम से, कितनी आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं। कुछ भी सोचिए आप लोग अपने दिमाग में, आप कुछ भी सोचिए जिसका नामकरण किया जा सकता है, और अगर आप उसका नाम लेते हैं और उसका अगर चित्र बन जा रहा है आपके चेहरे, मतलब दिमाग के अंदर, यानी दिमाग में आप सोच पा रहे हो कि हाँ, कल्पना कर पा रहे हो कि हाँ वो ऐसा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो सब्जेक्ट का रूप ले सकता है, वो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर सकता है, अर्थात वो नाउन है। और जिसका फोटो दिमाग में ना बने, और वो भी सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, तो वो प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन होता है। जैसे मैंने मोहन बोला, तो मोहन आपके दिमाग में, अगर आप मोहन से परिचय हो, आप मोहन आपका दोस्त है, तो तुरंत आपके दिमाग में चलेगा कि हाँ वही ऐसा चित्र होता है, यानी मोहन ऐसा है। अगर आपका कोई भाई सहेली है, सहेली का मतलब अगर आप जेंट्स हैं तब भी आप लोग सहेली रखते हो अपना, समझ पा रहे हो बात? निब्बा। तो अगर मान लीजिए आप दिमाग में उसका नाम ले रहे हो, तो तुरंत उसकी क्या होती है, पूरी फेस, उसका चेहरा जो होता है आपके सामने आ जाता है कि हाँ उसकी मतलब वो ऐसे है, समझ आ रहा बात? तो इसका मतलब वो भी सब्जेक्ट बन सकता है। लड़की अगर आप नाम लेते हो तो लड़की मतलब लड़की का एक रूप रंग आ जाता है, समझ पा रहे बात? लड़का अगर आप नाम लेते हो तो लड़का का एक रूप रंग आ जाता है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट बन सकता है, समझ आ रहा बात? कलम लेते हो तो कलम भी आप क्या बन सकता है? आपका कलम भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है। पेन इज ब्लू, पेन इज ब्लू। अगर आपको कहना है कि कलम जो है वो नीला है, कलम जो है क्या है? नीला है, तो आपका पेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वो भी क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो वही मैंने कहा कि जिसका इमेज आपके दिमाग में बनेगा और जिसका आप नामकरण कर सकते हो, उसे क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। केवल और केवल आप लोग जिस तरह से मेरे दोस्त मैं बता रहा हूं, केवल आप वैसे फॉलो करते हुए चलिए, उसी तरह से आप अपना नोट्स बनाइए और उसी तरह से समझने का प्रयास करिए। डेफिनेटली मैं आपको इंग्लिश सिखाकर ही मानूंगा, और जब तक नहीं सिखाऊंगा, जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक मैं आपका पीछा छोड़ूंगा नहीं। ठीक है? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये हो गया नाउन का, नाउन के बारे में। तो भाई नाउन आपको समझ में आ गया। प्रोनाउन क्या होता है भाई? प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन एक्चुअली ये प्रोनाउन के नाम से ही आप थोड़ा सा इसमें समझ सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल में बताने का प्रयास करूंगा। प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या चीज है? देखो, प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त? ध्यान दीजिएगा, इंस्टीड ऑफ। और नाउन मीन्स क्या होता है? नाउन। समझ में आ रहा बात? इंस्टीड ऑफ, नाउन मतलब आप समझ पा रहे बात? अब इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बजाय। और नाउन का मतलब नाउन, यानी नाउन के बजाय में जिसका प्रयोग होता हो, नाउन के बदले में जिसका प्रयोग होता हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोनाउन। ये आपका किताबी भाषा है।
ये आपका क्या है, किताबी भाषा है। लेकिन हम लोग किताबी भाषा तो पढ़ेंगे, उस चीज को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों को एक्चुअल उसका रूट क्या है, जड़ क्या है, क्यों पढ़े, प्रोनाउन पढ़ा क्यों जाता है, इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। भाई प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग करते क्यों है, सेंटेंस में प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं? तो प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए वाक्य में किया जाता है ताकि ये नाउन के रिपीटेशंस को रोक सके, नाउन के रिपीटेशंस को क्या कर सके मेरे भाई, रोक सके। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन क्या होता है, तो वह शब्द जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, वह शब्द जो, ध्यान दीजिएगा, जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। रिपीटेशन मतलब दोहराव, कि बार बार ये ना आए। रिपीटेशन मतलब क्या होता है, दोहराव को, रिपीटेशन को रोकता है। समझ आ रहा बात? उसे ही क्या बोला जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। बताओ मेरे बाबू, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? रिपीटेशन, जैसे मैंने ये बोला राम, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अब फिर मैं बोलूं राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर। मेरी बात को समझिएगा, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक डॉक्टर है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा मेरे दोस्त। अब देखो, दो बार दोनों सेंटेंस में राम यहां आया है, राम यहां आया है, समझ आ रहा है बात? तो राम, एक भाई राम क्या है, नाउन है, और नाउन जो होता है एक पैराग्राफ में जो होता है वो क्या होता है, वो किंग होता है मेरे दोस्त। वो एक बार आ सकता है, बार बार नाउन का प्रयोग अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। यानी नाउन के जगह पे, यानी इस नाउन दोबारा से आ गया है तो ये दोबारा से ना आए, इसके बदले में इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ पे आपको ही लगाना पड़ेगा। आपको क्या लगाना पड़ेगा, ही लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। अदरवाइज ये ग्रामेटिकली एरर इसमें जनरेट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप जानते हो भाई प्रोनाउन क्या है, यानी द वर्ड्स which check the repetition of a noun, is known as pronoun। समझ में आ रहा बात? अब भाई प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है? अगर नाउन का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, तो आपको पता है, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन मेक्स लैंग्वेज absurd and leads some serious errors। समझ में आ रहा बात? अगर आप बार बार नाउन का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो भाषा है वो भद्दा दिखने लगेगा, खराब दिखने लगेगा, गलत हो जाएगा। यानी इससे आप ग्रामर में, ग्रामेटिकली इसमें एरर उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त? तो इसीलिए आप लोग क्या यूज करते हो कि नाउन दोबारा से ना आए, इसीलिए आप क्या यूज कर देते हो, सब्जेक्ट यूज कर देते हो, सॉरी यहाँ पे प्रोनाउन यूज कर देते हो। समझ में आया मेरे भाई? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब जो ये ही है, अगर मैं कहूं ही इज अ डॉक्टर, यानी वह एक डॉक्टर है, तो इसका आपके अंदर, आपके दिमाग में फिगर यानी चित्र जो है, यानी इसका फेस, इसका जो रूप रंग है, ये आप नहीं बता पाओगे। यानी ये नहीं बता पाओगे कि कौन है, यानी वह शब्द जिसका आपके दिमाग में फोटो ना बने लेकिन फिर भी वह सब्जेक्ट की तरह कार्य कर सकता है, तो उसे क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, प्रोनाउन बोला जाता है। वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि जिसका फोटो ना बने फिर भी सब्जेक्ट का कार्य करता है, वह प्रोनाउन होता है। ये आप लोग अपने मन से लिख लीजिएगा, ठीक है? ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका, समझ में आया? अब मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा वर्ड के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग इसका एक बार के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से अपने नोटबुक में इसको लिखिए। अब हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा वर्ड के बारे में। ये भी सब्जेक्ट की तरह कार्य कर सकता है, ये भी सब्जेक्ट बन सकता है। समझ में आया बात? ये भी सब्जेक्ट बन सकता है। इन सभी चीजों के ऊपर मैं सेपरेटली आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इनका यूज बताऊंगा, इनका पूरा डिटेल में निचोड़ दूंगा आप लोगों को। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट हो कौन सकता है भाई, सब्जेक्ट होने के लिए जरूरी क्या क्या चीजें होती है, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त? तो भाई एक्स्ट्रा वर्ड, अब भाई
आप जेरंड हो सकता है। सर ये जेरंड क्या होता है? जेरंड, जेरंड क्या होता है सर? तो ये भी क्या होता है? वर्बल नाउन होता है मेरे दोस्त। ये क्या होता है? वर्बल नाउन, यानी ये नाउन की तरह काम करता है लेकिन एक्चुअली होता है वर्ब। वर्ब होता है, इसमें कुछ चेंजिंग करके नाउन के रूप में इसका फॉर्मेशन कर दिया जाता है। और इसकी जो हिंदी लास्ट में, इसके शब्द के लास्ट में जो हिंदी आती है वो ना, नी, ने, के लिए, ऐसा सब हिंदी आता है। समझ में आ रहा बात? जैसे जेरंड क्या होता है? तो जेरंड बनाने के लिए आपको क्या करना रहता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ देना रहता है? आईएनजी। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ देते हो तो ये क्या बन जाता है? जेरंड बन जाता है मेरे दोस्त। याद रखना, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप जोड़ देते हो तो वो क्या हो जाता है? जेरंड हो जाता है। और जब ये जेरंड, अब सर जी ये जेरंड है कि ये कंटीन्यूअस टेंस का आईएनजी फॉर्म वाला है? तो भाई जेरंड को पहचानने का सबसे सिंपल सा बात, अगर जेरंड रहेगा तो वो सब्जेक्ट के स्थान पर होगा। जेरंड रहेगा तो वो सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा, और अगर वो वर्ब रहेगा तो वो कहां पे रहेगा? अपने स्थान पे रहेगा, यानी वर्ब के स्थान पे रहेगा। इज, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी इनके बाद में होगा। समझ पा रहे बात? तो आप ध्यान रखेंगे, यदि भाई आईएनजी फॉर्म है और इसका यूज कहां पे हो सकता है? तो या ये सब्जेक्ट बन सकता है या फिर ये क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट बन सकता है। समझ में आ रहा बात? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस। जैसे मैं कहूं स्मोकिंग, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आप यहाँ पे देखो स्मोकिंग, मेरे भाई स्मोकिंग जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ कमान मेरे दोस्त, बताइए ये स्मोकिंग जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। इसका मतलब सर ये क्या है? आईएनजी फॉर्म वाला जेरेंड है। क्या है? जेरेंड है। बताओ मेरे दोस्त, ये चीजें आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो जेरेंड क्या होता है? जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है और यदि उसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होता है या ऑब्जेक्ट के, तो उसे ही क्या बोला जाता है मेरे भाई? आप उसे ही बोलते हो जेरेंड। समझ में आ रहा बात? याद रखना। अब दूसरी बात क्या है, आप ध्यान रखेंगे, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। इन्फिनिटिव क्या होता है? व्हाट इज इन्फिनिटिव? तो इन्फिनिटिव बनाने के लिए सिंपल सी कंडीशन, आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले जब आप टू जोड़ देते हो, क्या जोड़ देते हो? टू जोड़ देते हो, TO2, तब ये क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव बन जाता है। समझ में आ रहा है बात? ये क्या बन जाएगा? इन्फिनिटिव बन जाएगा। और कहोगे कि सर इसका आप कैसे समझे? तो ये भाई साहब ये भी क्या बन सकता है? ये भी या तो सब्जेक्ट, ये भी वर्बल नाउन होता है, या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या तो फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, या सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या फिर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे मैं आपसे कहूं टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर इज ह्यूमन, यानी मनुष्य, गलती जो है वो मनुष्य का क्या होता है? स्वभाव होता है। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे जो टू एरर मैंने यूज किया है मेरे दोस्त, ये क्या है? ये इन्फिनिटिव की तरह काम कर रहा है। या अगर मैं कहूं आई लाइक टू प्ले द फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूं। अब आप देखिएगा, टू के बाद में प्ले आ रहा है और वर्ब के बाद में आ रहा है, तो वर्ब के बाद में क्या आ सकता है? भाई सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, वर्ब होता है और क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होगा तब उसे क्या बोलेंगे? इन्फिनिटिव बोलेंगे। बताओ मेरे दोस्त ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये था आप लोगों के बारे में, यानी आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस किया सब्जेक्ट के बारे में। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों की यहीं पे समाप्त होती हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा मेरे दोस्त, अब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा राइटिंग, हाउ टू राइट, यानी अपने राइटिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करें, इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं आप लोगों को
चलिए मेरे भाई, हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग राइटिंग करें ताकि हम लोगों की जो राइटिंग स्किल है वो इंप्रूव हो सके और अच्छे से किसी भी शब्द को हम लोग लिख सके। आपको मैंने क्लास 4 में ये बताया था कि आप किस तरह से आ का आप मात्रा लगाते हो, आप ई का किस तरह से मात्रा लगाते हो, ऊ का की मात्रा किस तरह से लगाते हो, यानी ऊ वाले शब्द को किस तरह से लिखते हो, आ वाले शब्द को किस तरह से लिखते हो, और क्या बताया था, ई वाले शब्द को किस तरह से लिखते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ में बात किया था। आज के इस लेक्चर में यानी क्लास 5 में मैं आप लोगों के साथ में ये बात करूंगा कि ये और ए इसका ऐसे शब्द जो ये और ए उनमें आते हैं तो उन शब्द को किस तरह से लिखना चाहिए, यानी ये और ए के लिए इन मात्राओं के लिए कौन से इंग्लिश के लेटर हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश लिखते समय पे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग अब बात करने वाले हैं। आपको पता है भाई ये का मात्रा किस तरह से होता है, तो ये का मात्रा आपको पता होगा मेरे दोस्त इस तरह से होता है। ये का मात्रा हिंदी में इस तरह से होता है और ए का मात्रा किस तरह से होता है मेरे बाबू, इस तरह से होता है। बताइए ये चीजें आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। जब एक ही डंडी पे दो मात्राएं लगेंगे तो इसे बोलेंगे ए, और अगर एक ही लगा है और तुम आप समझेंगे क्या उसे, ये समझेंगे। जैसे अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपको बेटा ये लिखा है मेरे दोस्त, ये अगर कहीं पे लिखा है और अगर आप इंग्लिश में उसे लिखना चाहते हैं तो ये इस मात्रा के लिए आपको ई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ई लिखना पड़ेगा। और अगर कहीं पे आई लिखा हुआ है तो आप इस मात्रा के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये आई लिखना पड़ेगा, ये आई लिखना पड़ेगा। सर जी कुछ एग्जांपल देकर के बताइए। बिल्कुल मेरे भाई, मैं आप लोगों के साथ में एग्जांपल यानी एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। जैसे मैं कहूं, मैं पहले ये के बारे में बात कर लेता हूं। मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं कि ये वाले जो वर्ड्स हैं अगर वो हिंदी में आते हैं, ये वाले मात्रा वाले शब्द, तो उनको किस तरह से इंग्लिश में आपको लिखना है। आपको मैंने बताया ई आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको उस मात्रा के लिए यूज करना पड़ेगा, यानी ए वाले मात्रा यानी इस मात्रा के लिए आपको ई शब्द यूज करना पड़ेगा, सॉरी ई लेटर आपको यूज करना पड़ेगा। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपके लिए मैं यहाँ पे वर्ड लेकर के आया हूँ, इनको आपको लिखना है। तो भाई आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि ऊ का मात्रा रहेगा, यानी ऊ दो होता है, एक छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ, और आपको बताया था शॉर्ट और लॉन्ग जो साउंड था। समझ में आ रहा बात। तो आप पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। आपको पता है भाई सू के लिए एस माने सा, और ऊ भाई ऊ है तो आप छोटा ऊ है तो यू लगाएंगे। आप रा है तो आप आर लगा दीजिए। आप क्या लगाओगे, रा लगाओ, आर लगाओगे। अब देखिए ये का मात्रा लगा हुआ है, आप क्या लगा है, ये का मात्रा। तो अब सिंपल सी बात, आपको क्या करना, ई जोड़ देना। क्या करना है, ई जोड़ देना है। अब आप जानते ही हो सा यानी बड़ा सा है तो इसको तालब सा बोलते हैं मेरे दोस्त। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे एस एच से लिखते हो। आपको मैंने बताया था जो टास्क दिया था, अगर आपने कंप्लीट किया, बताओ सुरेश लिख गया कि नहीं लिख गया मेरे भाई, बताओ मेरे दोस्त। सुरेश आप लिख पाए कि नहीं लिख पाए। अगर मैं महेश कहूं तो यम ये यानी महेश, यम ये महेश हो गया। अब यानी हा किससे आता है, एच। अब हा के ऊपर ये का मात्रा है तो जिसके ऊपर रहेगा उसी के लेटर के बाद में आपको ई लगाना है। आप देखिए ई लगाइए, हो गया महेश। बताओ बाबू ई आया यहाँ पे कि नहीं आया, यहाँ पे आया कि नहीं आया मेरे भाई। कमलेश है, कमलेश है तो के फार का भाई कम है तो ये आ का मात्रा आता है कम। अब आपको पता है ला क्या आता है भाई, ला के लिए ये लाता है, तो अब ये क्या मात्रा आपको जोड़ना है। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, ई आपको जोड़ना पड़ेगा। हो गया कमलेश, एस लगा दो भाई। अब मैं ई केवल आपको जोड़ना है, एस तो आप लिखेगा सा के लिए आता है। समझ में आ रहा बात। अब गणेश लिखना है तो सिंपल सी बात, गणेश कैसे लिखोगे, गणेश। अब आप भाई गणेश लिखा रहता है तो यानी के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ई जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, ई जोड़ना पड़ेगा। हो गया गणेश, आपको ई जोड़ना पड़ेगा। केवल लिखा है तो के फार अव्वाल लिख दीजिए। अब समझ पा रहे बात। अनेक लिखा है तो अनेक आप लिखेंगे, अनेक लिखेंगे। अनेक अगर आप लिखेंगे तो आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से आपको लिखना है मेरे भाई। अनेक अगर आपको लिखना है तो किस तरह से लिखोगे, ई जोड़ दीजिए केवल, बस हो गया केवल अनेक। बताइए ये चीजें मेरे दोस्त समझ पाए या नहीं समझ पाए, बताइए मेरे बाबू ये चीजें आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो आपको किस तरह से लिखना है, ए वाले मतलब ये वाले मात्रा को आपको ई जोड़ देना है केवल। समझ में आया। अगर सपोज दैट ए का मात्रा है
यानी डबल वाला मात्रा है, तब क्या करोगे सर? तो उसके लिए आपको ये आई जोड़ना पड़ेगा, यानी ये आई जब होगा तब वो ऐ का मात्रा यानी वो ऐ होगा। समझ में आ रहा बात? अब इसके कुछ वर्ड हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कैलाश, कैलाश। मैं बात करूं सैनिक, सैनिक। मैं बात करूं पैदल, पैदल। मैं बात करूं पैगाम, पैगाम। मैं बात करूं वैभव, वैभव। समझ में आ रहा बात? तो ये वर्ड है, आप लोगों को लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो आपको पहले आपको मैंने बताया था जो टास्क हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो लेटर्स है का है, तो का लेटर्स को इंग्लिश में किस तरह से लिखा जाना चाहिए। ये मैंने कहा था कि ये आपका टास्क है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप ये सब चीजें बाबू समझ पाओगे। समझ में आया? अब भाई कैलाश अगर आपको मेरे दोस्त लिखना है तो के फॉर का, भाई आप देखिएगा। अब लाश आपको लिखना है तो आप देखिए एल ये एस एच, ये तो हो गया, आप समझते ही हो भाई। ला के लिए एल और आ का मात्रा तो ये, और सा बड़ा सा तालब सा है तो एस एच आपने लगा दिया। सैनिक आपको पता है तो आप एस लगाते हो, और नाम लिखेंगे एन लिखेंगे, और छोटी का मात्रा एन आई के होगा। समझ में आ रहा बात? पैदल आपका है तो पी आपको पता है, अब दल होगा तो डी एल, आप समझिएगा। पैगाम है तो पी आपको पता है, पैगाम है तो ये एम। समझ में आ रहा बात? डबल ये रहेगा, आप देखिएगा पैगाम, ठीक है। वैभव है तो वैभव के लिए वी आपको पता है, वी आएगा या डब्लू आएगा, आप डब्लू से भी लिख सकते हो, वी से भी लिख सकते हो, ठीक है। और भा आपको पता है किससे आता है, बी एच, और भव है भव, तो क्या हो जाएगा वैभव। अब आपको पता है कि भाई ऐ के लिए आपको क्या जोड़ देना है, आपको केवल और केवल ये आई जोड़ना है, तो आप लगाइए ये आई। हो गया कैलाश, हो गया आपका सैनिक। बताओ बाबू, बताओ मेरे दोस्त, अब इससे आसान वे में आपको कौन पढ़ा पाएगा? इससे इजी वे में आपको कौन पढ़ाएगा मेरे भाई? आपको कौन पढ़ाएगा मेरे दोस्त? बताइए बाबू, ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बताओ बाबू, ये आप लिख लोगे, इस तरह के आपको शब्द मिल जाए, इस तरह के वर्ड मिल जाए, तो क्या आप नहीं लिख पाओगे? मेरे स्टूडेंट होकर के नहीं लिख पाओगे? अरे भाई साहब ऐसा मत करिएगा, हमारा भी इंसल्ट होगा। समझ में आ रहा बात? आप देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हो गया। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग बात करते हैं स्पीकिंग थर्ड सेगमेंट के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मैं वोकैब दे रहा हूं, इनको आप लोग लर्न करिएगा, क्योंकि बिना वोकैब के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपके माइंड में वोकैब का भंडार होना चाहिए, वोकैब आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। वोकैब जब आपके पास में रहेगा तब आप इंग्लिश बोलने में यानी फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल सकते हो, अच्छे से आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। तो वोकैब आप लोगों को साथ साथ में याद करना है। हर लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में वोकैब को भी शेयर करता हूं, वोकैब भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या है, छात्र। आपको पता है छात्र या विद्यार्थी, विद्यार्थी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट। इंग्लिश में इसे और एक नाम से जानते हैं, प्यूपिल। आपको पता होगा प्यूपिल माने भी क्या होता है, छात्र ही होता है, ध्यान रखना। किसान, किसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ध्यान रखना। आप भले कुछ भी जानते हो लेकिन आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। चाहे आप भले आप जानते हो फार्मर, मैं इसका आपको 3 प्रकार से बताऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हो मेरे भाई। आप देखिए, ये हो गया फार्मर, ठीक है ना। फार्मर मीन्स भी किसान होता है। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर, कल्टीवेटर माने भी किसान होता है। पीजेंट, याद रखना, पीजेंट, पीजेंट माने भी किसान होता है। अब बताओ, ये सब चीजें आप जानते थे? ये सब चीजें जानते थे, इसीलिए कहता हूं कि किसी भी चीज को आप कम मत आती है, हर चीज आप पढ़ने का प्रयास करिए। गायक यानी सिंगर मेरे दोस्त, सिंगर, सिंगर मीन्स क्या होता है, गायक। नौकर, नौकर को सर्वेंट बोलते हैं, सर्वेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वेंट। मोटा, फैट, फैट। डरपोक, डरपोक को क्या बोलते हैं, डरपोक को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, टिमिड, टिमिड, या इसी को कावर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसी को कावर्ड बोलते हैं। बताइए मेरे भाई, क्या ये चीजें आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? बताइए, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट वोकैब है मेरे दोस्त, वोकैबुलरी है। इसको आप लोगों की जबान पे फिक्स होना चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे से इंग्लिश बोल सको, इंग्लिश अच्छे से आप बोल सको। क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो मेरे दोस्त
तो आप लोगों का ओकैब का भंडार होना चाहिए आपके पास में। ओकैब का क्या होना चाहिए? भंडार होना चाहिए। इन सभी ओकैब का आप लोगों का प्रयोग कहां पे करना है? अब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर्स दे रहा हूं, उन स्ट्रक्चर्स को आप लोगों को यूज करना है और उस पर आप लोगों का इनका यूज करना है ताकि आप लोग अच्छे से बोलिएगा उस पर। ठीक है, मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर्स दूंगा, इनका आप लोगों को प्रयोग करना है और जो मैंने पिछड़ा भी लिखाया है ओकैब, उन सभी को भी आपको याद होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? वो सभी याद होना चाहिए और अच्छे से आप लोगों को ये सब चीजें याद होना चाहिए और उस स्ट्रक्चर्स का आप लोग प्रयोग करिएगा अपने बोलने के लिए अपने डेली लाइफ में। ठीक है, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा अंग्रेजी आपके जबान से निकलेगा, मतलब जितना ज्यादा निकलेगा उतना ज्यादा आपकी जो जबान है वो सेट होगा, आपकी वोकल कार्ड है वो सेट होगी बोलने के लिए। ठीक है, तो आपको इंग्लिश बोल के पढ़ना है, ना कि मन में पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है? एक भाषा है और भाषा आपको बोल करके ही आएगा, सीखेंगे तभी आएगा, अदरवाइज कोई मतलब तरीका नहीं है लैंग्वेज सीखने के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर्स दिया था मेरे दोस्त। सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। कैसा सब्जेक्ट रहेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर। और इज, आर, एन, सॉरी आर नहीं लगेगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। इज, आप इज लगाओगे, उसके बाद में अगर आपको नाउन है तो आर्टिकल लगाएंगे ये एन अकॉर्डिंग टू नीड, अदरवाइज आप आर्टिकल मत लगाइएगा। नाउन या आप एडजेक्टिव यहाँ पे यूज करेंगे, एडजेक्टिव आप यहाँ पे यूज करेंगे। ये था आपका। दूसरा मैंने बताया था अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है, ही आपका प्लूरल है, मतलब जैसे यू दे बी है, या कोई नाउन है एंड है फिर नाउन है, जैसे राम एंड श्याम, तो वो भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कैसा बाबू? प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा? प्लूरल, तो आप आर लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू नीड जब जरूरत रहेगा तो आप ये और एन का प्रयोग कर सकते हैं, तब जब नाउन रहेगा, अदरवाइज मत करिएगा। एडजेक्टिव से पहले कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया बात? अगर तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? अगर आई होगा सब्जेक्ट आपका, क्या होगा? आई होगा, तो आई के साथ में आप क्या लगाओगे मेरे भाई? एम लगाओगे। फिर वही बात, अगर आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी तो आप दीजिएगा, अदरवाइज मत दीजिएगा। ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? बताओ मेरे भाई, ये चीजें आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया? ये था बेटा पॉजिटिव। ये क्या था? पॉजिटिव। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये पहले बता रहा हूं, बार बार नहीं। अब मैं आप लोगों को एक ही चीज लिखूंगा, ये हो गया आपका पॉजिटिव। अब भाई सिंगुलर में क्या आ सकता है? सिंगुलर माने ही, सी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या कोई नाम हो गया, या कोई व्यक्ति का नाम हो गया, तो वो क्या आएगा बाबू? वो सिंगुलर होगा। वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो सकता है? प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, समझ आ रहा बात? बी हो सकता है, क्या हो सकता है? बी हो सकता है। या मान लीजिए कोई नाउन है, एंड है और फिर नाउन है, तो क्या होगा? वो भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे राम एंड श्याम, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। अब मैं बार बार ये चीजें नहीं लिखूंगा, ही, सी, इट। अब मैं, ये हो गया आपका पॉजिटिव। इन स्ट्रक्चर्स पे आप लोगों को उन वर्ड्स का प्रयोग करना है। नेगेटिव क्या होगा सर? नेगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होगा? ध्यान रखेंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होगा? तो नेगेटिव स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल सा। अब मैं आप केवल सब्जेक्ट लिखूंगा, बार बार वो सब चीजें नहीं लिखूंगा। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में आप इज लगा सकते हो, नीड की जरूरत जैसा सब्जेक्ट रहेगा आर लगाओगे, आई एम लगाओगे, और उसके बाद में अगर आर्टिकल की जरूरत, सॉरी नेगेटिव है तो आप नॉट लगाओगे। क्या लगाओगे? इज, आर, एम, इनके बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा। फिर आपको अगर जरूरत है तो ये और एन, अदरवाइज नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं, नाउन नहीं है तब तो आपको क्या लगाना है? एडजेक्टिव। ये हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। इनके ऊपर आपको प्रयोग करना है इंटेरोगेटिव। अब मैं बाबू बात करूंगा इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव भी कई प्रकार का होता है, लेकिन ध्यान रखना इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न पूछने वाला शब्द। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग हुआ, यानी जिसमें नहीं शब्द आ जाए। समझा रहा बात? अब इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें प्रश्न किया जाए, जैसे क्या, कौन, किसे, कैसे, कहां, ये वाला प्रश्न अगर इस तरह से आता है तो आप उसे क्या बोलोगे? इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है भाई? आप सबसे पहले आप क्या यूज करते हो? हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो। और अगर मान लीजिए वो WH टाइप इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले WH वर्ड यूज करोगे। तो इज हो सकता है, आई एम हो सकता है, आर हो सकता है। उसके बाद में आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सब्जेक्ट। और उसके बाद में आपको बाबू क्या यूज करना पड़ेगा? आप जरूरत है तो आर्टिकल लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए।
ठीक है। फिर आप नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। बताइए ये चीज समझ में आया। लास्ट में आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन अगर लिखते हैं तो आपको लास्ट में ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क देना पड़ेगा। ये है आप लोगों के पास में टोटल स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को आप लोगों को देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, बोलना है। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे। समझ में आई बात। जैसे मैं अगर बात करूं जैसे मैं कहूं कि बड़ा सिंपल सी बात है, जैसे मैं कहूं कि आम स्टूडेंट, मतलब मैं एक विद्यार्थी हूं। आम आई स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, सी इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट। समझ में आ रहा बात। दे आर स्टूडेंट्स। समझ पा रहे बात। तो अब आप इसको आपको नेगेटिव में भी बोलना पड़ेगा। जैसे आपको बोलना है आई एम नॉट स्टूडेंट, यू आर नॉट स्टूडेंट। समझ में आ रहा बात। शी इज अ नॉट स्टूडेंट, ही इज अ नॉट स्टूडेंट, ठीक है। ही इज नॉट अ स्टूडेंट, मतलब शी इज नॉट अ स्टूडेंट, वी आर नॉट स्टूडेंट। समझ में आ रहा बात। दे आर नॉट अ स्टूडेंट, ठीक। तो इस तरह से आप लोगों को बोलना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव में भी आपको करना है कि जैसे एम आई स्टूडेंट, मतलब एम आई स्टूडेंट। आपको बोलना है आर यू स्टूडेंट, मतलब क्या आप स्टूडेंट हो। इस तरह से आप लोगों को मेरे दोस्त यूज करना है। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप बोलोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करना चाहेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को जो मैंने आप लोगों का प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो मैं बेसिक और राइटिंग और स्पीकिंग का जो आप लोगों को टिप्स दे रहा हूं, जो ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं क्लासेस, उसमें आप लोगों को कितना बेनिफिट हुआ, कितना आप लोग मतलब ये लेक्चर आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताइएगा। ये ग्रोइंग चैनल है EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इसको सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अगर कोई आपका छोटा भाई है, आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो मतलब जो बच्चे बहुत टफ लगता है उनको इंग्लिश पढ़ने में, और वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो उनसे बताइएगा कि EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है और हर चीज सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अंत तक बना रहा, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। और मिलते हैं फिर क्लास 6 में। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी को जय सिया राम।